तो बातचीत निबंध की क्या विशेषता है, तो आराम से लिख देना। बातचीत निबंध की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, ठीक है। इसमें पहला लिख देंगे क्या, इस निबंध से हमें यह पता चलता है कि बातचीत करने की कौन कौन सी कलाएं होती हैं, किस किस प्रकार के लोग किस तरह की बातचीत करते हैं, शिक्षित अशिक्षित, या फिर बोल सकते हैं उम्र के हिसाब से बातचीत करने का क्या तरीका है ना। अलग अलग उम्र में अलग अलग तरीके से बातचीत होती है, अलग अलग बातचीत का रस होता है, अलग अलग स्टाइल होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम लिख सकते हैं, ठीक। बातचीत में जो है उसमें भी प्रकार होता है, 2 व्यक्तियों की बातचीत, 3 व्यक्तियों की बातचीत, 4 से अधिक हो जाए तो रमारमोवल होता है, उसको बोलते हैं। इस तरह से हम अपने मन से कुछ ना कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। हास्यास्पद बातचीत भी होता है, जैसे 4-5 आदमी मिल गए एक साथ है तो हंसी मजाक हो रहा है, तो वहाँ पर उसको हास्यास्पद बातचीत भी बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग आराम से लिख देंगे बातचीत निबंध की विशेषता। उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी है, तो 5 भाग में बटी है। ये हम लोग पहले भी पढ़े हुए थे। कहानी को कितने भागों में युद्ध का वर्णन है, तो कहानी के 3 भाग में, ठीक है ना। यानी कि दूसरा, तीसरा और चौथा भाग में युद्ध का वर्णन है, लास्ट में तो वो मर ही जाता है, पहला में तो प्रेम कहानी की बात है। तो 5 भाग में ये, चूंकि ये नाटक है तो क्या हो गया, नाटक में दृश्य दिखाता है, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ ऐसा करके। लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दे, तो लहना सिंह के बारे में तो पता है, 12 साल का एक लड़का 8 साल की लड़की से मोहब्बत हो जाता है, उसके बाद वो उसका इजहार करता है, लड़की मना करती है, इसके बाद बहुत सारा कांड होता है, सब्जी वाले को लड़ता है। इस तरह से तुम लोग सारा कहानी यदि आइडिया है तो लिख सकते हो, कैसे सब्जी वाले का ठेला उलट देता है, दूध वाले का दूध गिरा देता है, पूजा करने वाली पुजारिन को धक्का दे देता है, कुत्ता को पत्थर मार देता है, इस तरह से कहानी होता है। तो लहना सिंह के बारे में बाद में वही जब 25 साल के बाद जब सेना में भर्ती होता है तो फिर सूबेदारनी के घर जाता है, वही लड़की होती है जो 8 साल की होती है ना, वो सूबेदारनी बन जाती है, यानी हजारा सिंह की पत्नी। फिर जाकर के वहाँ पर इसका प्रेम कहानी जो है 25 साल बाद फिर ताज़ा हो जाता है। उसके बाद इसके पास कर्तव्य बोध हो जाता है कि हमें अपनी प्रेमिका के लिए कुछ करनी चाहिए। उसके बाद ये युद्ध में जाता है, खुद गोली खाता है, लेकिन उसके पति और बच्चे की रक्षा करता है ना। यहाँ तक भूल जाता है कि मेरा भी बच्चा है जिसका नाम कीरत सिंह था, ठीक है ना। तो ये चीज़ें, और वह मरने के लिए खुशी खुशी तैयार था, बोला अब जी करके क्या करेंगे, मेरा जो जीने का जो मकसद था वो पूरा हो चुका है। तो ये चीजें, और इस प्रकार से हम लोग ये भी बोल सकते हैं वह वचन की बलिवेदी भी देता है, एक तो एक तरफ प्यार, दूसरी तरफ वचन को भी निभा देता है, दोनों चीज को निभाता है। बहादुर भी होता है क्योंकि वह जो जर्मन लेफ्टन को भी पकड़ता है, डुप्लीकेट जो होता है ना, वो चीजें। आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण के क्या विचार थे, तो जयप्रकाश नारायण तो बिहार से थे, हम लोग को पता है, लोकनायक भी इनको बोलते हैं। संपूर्ण क्रांति में इन्होंने भाग लिया था, कब, 1974 ईस्वी में, ठीक है। तो 1974 में जब भाग लिया था तो इसमें क्या था कि चूंकि इनका उम्र तो हो गया था 1974 में, ठीक है, उसके 2-3 साल बाद लगता है इनकी मृत्यु हो गई थी। तो 1974 में कौन, जयप्रकाश नारायण जी को जब आमंत्रण दिया गया था, किसके तरफ से, विद्यार्थी को कोई मोर्चा था, ठीक ना, स्टूडेंट का कोई एक ग्रुप बोलो, विद्यार्थी का एक समूह या फिर एक तरह का दल बोलते, जैसे कि कॉलेज सब में होता है ना, तो उसी तरह से एक पार्टी था, यूनियन था, ठीक, विद्यार्थी यूनियन करके कोई था, ठीक ना। उन लोगों ने क्या क्या सोचा कि जयप्रकाश नारायण को हम आमंत्रित करते हैं, क्योंकि ये जो थे बहुत सारे आंदोलन से जुड़े हुए थे, तो सोचे कि इनको बुलाया जाए। जब यह गए वहाँ पर तो बोले देखो भाई, हम तो आंदोलन में भाग लेंगे, लीडर बनेंगे, लेकिन एक शर्त है लीडर बनने का, तुम जितने स्टूडेंट हो वो पहले उसकी बात सुनेंगे, नंबर 1। नंबर 2 क्या, कि इस समूह का, ये जो यूनियन है विद्यार्थी का, ये कभी भी राजनीति में भाग नहीं लेगा, ठीक है ना। हम लोग बाहर रहेंगे तभी विरोध कर सकते हैं, यदि शासन में शामिल हो जाएंगे तो हम भी उसमें लिप्त हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और तीसरा चीज क्या बोला कि कोई भी फैसला लेंगे तो सुनेंगे सबका, लेकिन फैसला खुद का लेंगे, ठीक है। तो ये चीज कहा। तो ये तो हो गया जेपी जी का बात। उसके बाद जो है इन्होंने क्या किया, लास्ट में इन्होंने फैसला इनका स्वीकार कर लिया उन लोगों ने, और इसके बाद ये नेता भी बन गए थे, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न हमारा बहुत ही आसान है कि भ्रष्टाचार का जड़ क्या है, क्या जेपी से सहमत है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं, भ्रष्टाचार का जड़। भ्रष्टाचार कहाँ से होता है, जहाँ लोभ आया वहाँ पर जो है भ्रष्टाचार तो होगा ही होगा। तो इस आंदोलन का प्रमुख तथ्य था कि चुनाव में अनाप शनाप खर्च होता है ना, अभी भी होता है, बोरा का बोरा पैसा एक जिला से दूसरे जिला जाता है, गाँव में गरीब सबको बांटा जाता है। तो ये चीज़ें, किसी को 5,000, 10,000, 20,000, 25,000 इस तरह से बंटवारा होता है। तो चुनाव में करोड़ों रुपये जो खर्च होते हैं, तो इससे क्या होता है, गरीब आदमी तो तभी पैसा के लालच में आ जाता है, वोट दे देता है, वह आदमी जीत जाता है, लेकिन उसको ये पता नहीं होता है कि उस पैसे के बदले वह क्या देने वाला है ना। चुनाव में वोट मांगने आता है, 5 साल तक नजर नहीं आता है कहाँ है, कौन दुख पीड़ा कोई पूछने वाला नहीं है। इसीलिए तो ये प्रॉब्लम था, ब्लैक मार्केटिंग जिसको बोलते थे। और चुनाव में पैसा कहाँ से आता है नेता के पास इतना, तो जैसे कि मान के चलो कि बहुत बड़ा आदमी है, खतरनाक आदमी है, या फिर बाहुबली जिसको बोलते हैं, वैसा आदमी है, ठीक ना, तुम चुनाव लड़ रही हो, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा,
हम तुमको दिए कितना, 5 करोड़ दिए। क्यों दिए? क्योंकि हम गलत काम कर रहे हैं। तुम यदि बन जाओगे विधायक तो हमको सपोर्ट करोगे, सारा चीज़ तुम्हारे हाथ में होगा। तो ये चीज़ के लिए, ठीक ना। तो करोड़ों करोड़ों का रुपया का खर्च होता है और इसको कम करना बहुत ज़रूरी है, और इसी के लिए विरोध कर रहा था ये लोग संपूर्ण क्रांति में, चुनावी खर्च पर कंट्रोल किया जाए। तो अभी देखो कुछ दिन पहले, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल पहले चुनाव आयोग थोड़ा सा इसमें सुधार किया है कि अब जो है ना कैश के रूप में आप खर्च नहीं, चुनावी पार्टी जो होती है ना, पार्टी समझते हो, जैसे भाजपा है, कांग्रेस है, तो किसी भी पार्टी को तुम चंदा जो दोगी पैसा किसी के चुनाव खर्च के लिए 2000 से यदि अधिक देना है तो वो तुमको यानी कि अकाउंट में देना होगा, ठीक है। कैश जो है ना मात्र 2000 रुपया दे सकते हैं किसी भी पार्टी को, यदि दान में देना है कुछ भी चीज़ में, यदि ज़्यादा देना है तो आप उसको बाय अकाउंट दो। यानी कि पैसा तो हम दे सकते हैं, करोड़ों दे सकते हैं, लेकिन यदि अकाउंट के द्वारा देंगे तो सरकार उसमें जांच करेगी ना, भैया ये पैसा कहाँ से दे रहा है, क्यों दे रहा है, कैसे दिया, ये सब चीज़ें। तो भ्रष्टाचार का जड़ यही था, ठीक है ना, चुनावी खर्चा। क्या आप जेपी से सहमत है? इसे दूर करने के लिए क्या सुझाव देंगे? हाँ, जेपी से तो सहमत हैं। यदि चुनावी खर्च को समाप्त कर दिया जाए, यानी कोई खर्च नहीं करना, 1 रुपया भी खर्च नहीं होना चाहिए, उस कंडीशन में क्या होगा, आम आदमी भी इस चुनाव में खड़ा हो सकता है। क्योंकि जिसके पास पैसा है वो जो है गाड़ी से घूमता है, प्रचार करता है, लोगों को लालच दे देता है, लालच में लोग फंस जाता है। ईमानदार आदमी यदि खड़ा हो जाए, 1 रुपया भी खर्च ना करे तो वह नहीं जीतेगा, है ना। और यदि भूल चूक से जीत भी गया तो बाहुबली सब मिल करके उसको मरवा सकता है। तो ये सब भी होते रहता है, तो इसीलिए ये जरूरी है। और सबसे बड़ा चीज़ क्या था? परिणाम था सत्ता पलट। क्या हो गया इसका? एक ही मकसद क्या होगा चुनावी खर्च को खत्म करने का, या तो सत्ता पलट, या तो चुनावी खर्च को कम किया जाए, या फिर सत्ता को पलटा जाए। सत्ता को पलटा जाए का मतलब क्या हो गया? बिहार सरकार, अभी बिहार में जदयू का शासन था, ठीक है, बदल के हो जाता आरजेडी का, फिर अगला बार बदल के जदयू का। तो डर होता उसके मन में कि यदि काम नहीं करेंगे तो अगले बार बदल दिया जाएगा। तो यानी सत्ता पलट होना जरूरी हो जाएगा इसके लिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम लोग इसमें लिख सकते हैं। 44 नंबर में क्या कह रहा है कि दल विहीन लोकतंत्र और साम्यवाद में कैसा संबंध है? दल विहीन लोकतंत्र क्या होता है? जहां पर कोई पार्टी ही ना हो। चाहे चले जाओ चाइना चले जाओगे तो वहां पर जो पार्टी है ना, एक ही पार्टी है पूरा चाइना में। यानी कि अब जो है जब तक जीवित रहेगा शी जिनपिंग, वह हमेशा के लिए राष्ट्रपति वहां पर रहने वाला है। तो सोच लो, वहां पर दल विहीन पार्टी है, लोग को प्रॉब्लम भी हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, डर से कुछ नहीं बोल पाएगा, डरेगा या तो कुछ भी किया तो तुमको कौन सा एक और कंपनी है वहां पर, अमेजन के तरह ही कोई कंपनी है, बहुत बड़ा, मतलब उसका जो हेड है ना, उसको पकड़ के उसको क्या कर लिया है, मतलब बहुत कुछ कर लिया है उसको, ठीक है ना। तो ये सब चीज कर रहा है। तो देखो कहीं ना कहीं तो देख, हमारे पास पैसा है, हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो कोई रोक नहीं लगा सकता है। हमको लगता है पूरे वर्ल्ड में इंडिया ही एक ऐसा देश है यहाँ सब चीज का आज़ादी है। तुम यदि प्रधानमंत्री को भी गाली देती हो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना, क्योंकि बोलने की स्वतंत्रता है यहाँ पर, ठीक। किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, सिर्फ इतना है ना, ये चीजें। तो दल विहीन लोकतंत्र से क्या हो जाएगा? लोगों का अधिकार छीन जाएगा, है ना, मानवाधिकार जो होता है उसको नुकसान पहुंचेगा। दल विहीन लोकतंत्र मार्क्सवाद और लेनिनवाद के उद्देश्यों में से एक था। हम बताए थे कि जो है जयप्रकाश नारायण जी जब गए थे अमेरिका तो वहां पर लेनिन के विचार से प्रभावित हुए थे। तो लेनिन वैसे तो ये थे मार्क्सवादी ही, प्योर मार्क्सवादी थे। मार्क्सवादी का क्या कहना था कि हम अपने हिसाब से शासन को चलाएंगे, ठीक है, जैसे शासन चलता है सरकारी गतिविधि द्वारा, सरकारी सिस्टम द्वारा, वैसे नहीं चलने देंगे हम। लेकिन बाद में एक चीज और था कि देश में रहते हैं तो देश के लिए भी करना होता है, इस जगह पर वह फंस गए थे। लेकिन यहाँ पर क्या था? मार्क्सवाद और लेनिनवाद दोनों के उद्देश्य में से एक था दल विहीन लोकतंत्र, ठीक है। जैसे कि चले जाओ वहां पर रसिया में क्या है? साम्यवाद है, समाजवादी है। समाजवादी का मतलब क्या होता है? टोटल चीज सरकारी है रसिया में। अमेरिका चले जाओ सारा चीज प्राइवेट ही है, A to Z चीज प्राइवेटीकरण है ना, गवर्नमेंट का नहीं। तो वह एक सिस्टम के तहत है। तो ऐसा हमारे इंडिया में क्या है? दोनों है। नहीं कहते, पढ़ी होगी मिश्रित अर्थव्यवस्था, इन इंग्लिश क्या बोलते हैं उसको? इकोनॉमिक को। इंडिया में कौन सा इकोनॉमिक है? मिक्स्ड टेम्पररी नहीं, डेमोक्रेटिक तो है ही, ठीक है ना। इकोनॉमी यहाँ का कैसा है? मिक्स है, यानी प्राइवेट भी है गवर्नमेंट भी है, दोनों यहाँ काम करता है, ठीक है। यहाँ पर यह स्वतंत्रता है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाता है। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि मार्क्सवादी के अनुसार समाज जैसे जैसे समाजवाद की ओर बढ़ता है, राज्य स्टेट का क्षय होता जाएगा और अंत में स्टेटसलेस सोसाइटी की स्थापना होगी। मार्क्सवाद क्या कहता है कि भैया यदि हम लोग साम्यवाद की ओर बढ़ेंगे, सिर्फ समाज के बारे में सोचते जाएंगे, तो इस हिसाब से राज्य का तो कोई वैल्यू ही नहीं रह जाएगा,
है ना। सिर्फ जो है सारा का मालिक यदि जनता ही हो जाए, ठीक है, समाज ही हो जाए, उसका ही विकास करते रहे तो क्या हो जाएगा, स्टेट का स्टेटस खत्म हो जाएगा, है ना। ऐसा कहना था मार्क्सवादी का, ठीक है। उसके बाद वह समाज अवश्य ही लोकतांत्रिक होगा, बल्कि उस समाज में लोकतंत्र का सच्चा रूप प्रकट होगा। सही बात है, जब लोगों के लिए तुम काम करोगे, इसका मतलब लोगों के हिसाब से ही वहां शासन चलेगा, इसका मतलब वहां लोकतंत्र होगा। और लोकतंत्र होगा तो क्या होगा, वही तो शासन का सच्चा स्वरूप होगा। असली शासन वही ना होगा जहां पर लोगों के द्वारा सरकार चुनी जाए सच्चे मन से। यदि तुम घर में 5 मेंबर हो और 5 मेंबर पे कोई दबाव नहीं डाला जाए, पापा ना बोले तुम किसको वोट दो, मम्मी भी तुमको ना बोले, सब अपने अपने मर्जी से दे, तब जाकर के हम सही आदमी को चुन सकते हैं, किसी के बिना दबाव से। ऐसा तो होता नहीं हमारे कंट्री में, लेकिन ऐसा हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यह लोकतंत्र कैसा हो जाएगा, दल विहीन हो जाएगा। पार्टी रहना बहुत जरूरी है ना। 5 पार्टी है, अब उसमें से जो बेटर है हम उसको चुनेंगे, ऐसा। तो कहने का मतलब ये प्रश्न क्या था कि दल विहीन लोकतंत्र और समाजवाद में कैसा संबंध है, संबंध पूछ रहा है किसमें, दल विहीन लोकतंत्र में और समाजवाद में। समाजवाद भाई साहब का कहना है, समाजवाद यानी समाज के लिए वर्क करना। यदि समाज के लिए काम करते हैं तो वह लोकतंत्र के ही जैसा होगा, यदि बिना पार्टी का हो तो, ठीक है। लेकिन तब तो फिर क्या हो गया, दोनों तो सेम ही सेम हो गया ना, लेकिन दल विहीन लोकतंत्र होगा। एक कहने का मतलब क्या हो गया, हमारा एक सोसाइटी है मान के चलो, ठीक है, उसमें कोई पार्टी नहीं, सबके लिए काम हो रहा है, ठीक है। फिर चुनाव हुआ, चुनाव में फिर वही बनेगा, समाज के द्वारा ही कोई एक आदमी को बना दिया जाएगा एक सत्ता में, तो वो हो गया उसके लिए। लेकिन दल विहीन तो हुआ ना, बिना पार्टी का। यदि मान चलो कोई आदमी उसका विरोध करता है, यानी काम उसका पसंद नहीं आया, तो हमारे पास ऑप्शन होना चाहिए किसी और को बनाने के लिए। तो ये चीज़ें, ठीक है। तो इसमें संबंध बता देना दोनों में क्या, दोनों लगभग सेम ही है, लेकिन एक नुकसान कहाँ हो रहा है कि दल यदि अधिक से अधिक होते तो उसमें क्या होता, औरों को भी मौका मिलता, या फिर उससे जो बेहतर होते उसको भी मौका मिलता। तो ये चीज अभी देख लो, कांग्रेस में एक तरह से बोले तो कहता है राहुल गांधी हेड बोलता है, उसके बाद उसका कोई ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन है तो उसको बनने का मौका ही नहीं दिया जाता है। राहुल गांधी का नाम सुनिए ना, और इस वसुंधरा राजे सिंधिया, इसका भी नाम पता है, और ऐसे ऐसे बहुत सारे नेता है। तो कांग्रेस में एक ही ऑप्शन है, उसके अलावा कोई ऑप्शन दिखता नहीं है उन लोगों को। अब देख लो दिनकर जी का निधन कहाँ और किन परिस्थिति में हुआ था, ठीक है। तो जब दिनकर जी जयप्रकाश नारायण जी के घर से विदा हुए, ठीक है, जयप्रकाश नारायण जी के घर से जिस दिन विदा हुए थे, उसी रात को रामनाथ गोयन का इंडियन एक्सप्रेस के मालिक थे। इंडियन एक्सप्रेस क्या है, पेपर, न्यूज पेपर, इंडियन एक्सप्रेस के मालिक के घर के मेहमान थे। रात को दिल का दौरा पड़ा, 3 मिनट में रामनाथ गोयन का ने उन्हें अस्पताल विलिंगटन नर्सिंग होम पहुंचाया। दवा दारू का पूरा इंतजाम किया, सभी डॉक्टर पूरी तरह से औजार लेकर तैयार थे, लेकिन दिल का हार्ट से जिंदा नहीं हो पाया। बाकी रात में निधन हो गया। तो यहाँ 2-3 क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले कि उस दिन वह जयप्रकाश नारायण जी के घर से निकले थे, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा आगे बढ़ते। किन के घर पर रुके थे, तो रामनाथ गोयन का, ऑब्जेक्टिव में भी हो सकता है पूछ दे। तो रामनाथ गोयन का कौन थे, तो इंडियन एक्सप्रेस के मालिक थे, ठीक है। इंडियन एक्सप्रेस समाचार पत्र है, इंग्लिश का हमको लगता है। और उसके बाद जो है दिल का दौरा तो पड़ा ही था, काम खत्म हो गया। आगे 3 मिनट में जो है रामनाथ गोयनका उन्हें हॉस्पिटल ले गए थे। तो ये सब पूछेगा नहीं, हाँ कौन से हॉस्पिटल ले गए ये पूछ सकता है। तो विलिंगटन नर्सिंग होम, ये लगता है हमारे ख्याल से कहाँ पर था, तमिलनाडु तरफ था या कहाँ था, ठीक है ना। तो विलिंगटन नर्सिंग होम उनको पहुंचाया था, वहां पर वो बच नहीं पाए थे, उसकी मृत्यु हो गई थी। तो डेट याद रख लो, 24 अप्रैल 1974। तो 74 में ही क्या हुआ था, क्रांति भी हुआ था, ठीक ना। तो 1974 उसी के टाइम में हुआ था। तो याद थोड़ा सा रखेंगे, मैचिंग करके काम खत्म हो गया। चुनाव के सुधार के बारे में जयप्रकाश नारायण जी के क्या सुझाव थे, क्या आप इन सुझाव से सहमत हैं। तो जेपी उन्हीं को बोलते हैं। वो क्या चाहते थे, थोड़ा सा परिवर्तन चाहते थे चुनाव में। क्यों, क्योंकि वो चाहते थे कि चुनाव का खर्च क्या हो, कम हो जाए, ठीक है। यदि चुनाव का खर्च कम होगा तो इसमें जो है गरीब आदमी, किसान आदमी जो है, या फिर मजदूर जो है, वह भी चुनाव लड़ने के लिए सोच सकता है ना। तो ये चीजें, वे दल विहीन लोकतंत्र की स्थापना चाहते थे। तो ये चीजें गलत थी। दल विहीन लोकतंत्र होना अच्छी बातें नहीं है। बिना पार्टी का, कोई पार्टी ना हो, कोई खड़ा हो जाए, तुम भी खड़ा हो जाओ, हम भी खड़ा हो गए, बिना कोई पार्टी का ही, तो दल विहीन लोकतंत्र अच्छी नहीं, ये चाहते थे। तो दूसरा पॉइंट ये था। तीसरा, वे स्टेटसलेस सोसाइटी का स्थापना चाहते थे। स्टेटसलेस, कुछ तो स्टेटस होना चाहिए ना, सब व्यक्ति का स्टेटस होता है, लेकिन ये नहीं चाहते थे कि कोई स्टेटस हो, ठीक है। स्टेटसलेस राज्य चाहते थे। वे जीत गए। बेईमान राजनीतिकों को वापस बुलाने का अधिकार लाना चाहते थे। वे चाहते थे कि यदि हम जीत गए, यदि कोई जीत गया है, यदि बेईमानी कर रहा है, काम नहीं कर रहा है, घोटाला कर रहा है, उसको सत्ता से हटाने का पावर हमारे पास होना चाहिए।
लेकिन सरकार तो यहाँ हमारे पास तुरंत ऐसा देगा तो फिर सिस्टम चलेगा ही नहीं। अभी चुन के गए फिर हटा दिया तुरंत 2 चुटकी में ही, तो फिर ऐसा कुछ हो जाएगा, सिस्टम सही तरीके से नहीं चलेगा। तो उसके लिए तो एक प्रोसेस से जाना पड़ता है। वे बेईमानी संपत्ति की जब्ती चाहते थे, हाँ ये चल सकता है। बेईमानी संपत्ति जिसको काला धन बोले थे, काला धन की जब्ती ये जरूरी है, ये चल सकता है। यदि वे बातें राजनीति में घटित होगी तो संपूर्ण क्रांति सफल होगी, लेकिन हुआ इसका उल्टा। तो बात तो सही है। देखो यदि जितना भी था, या क्या कहते हैं, डेमोन्स्ट्रेट मनी, अरे नोटबंदी जिसको बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नोट डेमोन्स्ट्रेशन बोलते हैं, ऐसे कुछ बोलते हैं, ठीक है, याद नहीं आ रहा है, रुक जाओ। तो नोटबंदी हुआ तो क्या हो गया, जितना भी गलत आदमी था, जितना भी गलत तरीके से पैसा रखा हुआ था, अब सोच रहा था कैसे कैसे इसको क्या करे ना करे, 1000 के बदले 500 हमको दो, इस तरह से भी हो रहा था गरीब आदमी से। तो ये क्या चाहते थे, इसके बारे में क्या लिखोगे, चुनाव सुधार के बारे में क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चुनाव सुधार के बारे में जयप्रकाश जी का प्रमुख सुझाव क्या था, उनका पहला सुझाव यह था, जो कि सबको याद रहेगा, चुनावी खर्च कम हो। ये चलो सही है। दूसरा खर्च, हमको ये पूछ रहा है कि आप किससे सहमत हैं या नहीं है, ठीक है ना, तो इस बात से तो हम सहमत हैं कि चुनाव खर्च कम होना चाहिए। दूसरा ये चाहते थे कि जो है गरीब किसान मजदूर चुनाव लड़ने में सक्षम हो, तो ये भी सहमत हो जाएंगे, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। दल विहीन लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते थे, तो ये चीज सही नहीं थी, ठीक है, तो दल तो होना चाहिए। वे स्टेटसलेस सोसाइटी की स्थापना चाहते थे, ठीक है, हाँ स्टेटस होना चाहिए था। वे जीत गए यदि तो बेईमान, यानी कि जो भी नेता यहाँ से चुन के गया यदि वो बेईमान है तो उसको हटाने का पावर होना चाहिए, लेकिन अचानक यदि हटा दे तो वो सिस्टम फिर बेकार हो जाएगा, उसको एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है ना। एक बार तुम पे यदि केस हो जाएगा तो तुम फिर बहुत मुश्किल है, यहाँ से कोर्ट जाओ, कोर्ट में केस लड़ो, फिर तब खत्म होगा। इसीलिए कहा जाता है मार्केट में देखो लोग सब बच के रहता है इन चीज़ों से। तो वही प्रोसेस, इसमें तो दिया 5 साल के लिए, भैया काम नहीं करेगा अगले 5 साल, इसको मत बनाना, तो ये चीज़ें तो ये होगा। और उसके बाद बेईमानी संपत्ति की जब्ती, आप इसका काला धन का भी जमाबंदी कर सकते हैं, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी चीज को मतलब यदि ये 5 चीज मान लेता है सरकार, तब जाकर के क्या होगा, तब समझेंगे कि संपूर्ण क्रांति सफल हुआ। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं, ठीक है ना, लाठीचार्ज करवाया गया स्टूडेंट्स पर, तो ये सब चीजें हुई थी इसका, लेकिन उल्टा हो गया था। कांग्रेस सरकार थी, मानी नहीं किसी की बात। अगला प्रश्न है, बहुत ही मजेदार लगता है, मालती के घर का वातावरण आपको कैसा लगा, अपने शब्दों में उत्तर दीजिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो यार रोज कहानी है, कौन सा कोई अज्ञेय करके है, हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, वही है लेखक ना। तो मालती का घर में जो था वह कैसा था, मशीन के तरह चल रहा था। एक इंसान क्या होता है, खाना बनाया, खाया पिया, सारा काम किया, उतना मन नीरस हो गया जैसे करके बोलो तो, ठीक है। तो वो चीज है, उसको क्या बोलते हैं, यंत्रवत चलना, मशीन के तरह चलना। उनमें आनंद नहीं था, जैसे कि हम तुम लोग तुम्हारे सामने में है, ठीक है, तो मेरा एक ही काम है, सुबह उठना, खाना मिल गया तो खा लिए, ठीक है ना, नहीं तो पड़े हुए हैं कुछ ना कुछ कर रहे हैं, बस अपने में मगन है, कोई टेंशन नहीं है। ऐसा भी नहीं है किसी को फोन कर लेते हैं थोड़ा खुश हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं, सिंपल शांत रहते हैं। तो इसका जीवन कैसा था, मशीनवत, यानी यंत्र, क्या कहते हैं, यंत्रवत, मत छोड़ो उस भाषा, मशीन के तरह था, ठीक है। वह आनंद में नहीं थी, उदास चेहरा था, ऐसा ही था ना। समय की पाबंदी थी, समय की पाबंदी का मतलब क्या था, पति को 10 बजे जाना है ऑफिस तो खाना तैयार है, फिर आएगा 3 बजे खाना खाने तो फिर भी तैयार है, बच्चा को पिलाना है दूध तो वो पिलाना है, खाना खिलाना है, रूम साफ करना है, बर्तन साफ करना है, यानी कि एक मशीन की तरह ये क्या कर रही थी, डेली बाय डेली ये काम कर रही थी। लेकिन एक विवाहित स्त्री थी, उसके लिए उसका खुश होना भी आवश्यक था, क्योंकि उसके पास एक छोटा सा बच्चा था, और माँ का प्रभाव सबसे ज्यादा बच्चा पर पड़ता है ना, नहीं, क्योंकि माँ यदि खा लेगी सर्दी वाला चीज तो बच्चों को सर्दी हो जाता है ना, तो माँ का गुण भी ट्रांसफर होता है, क्योंकि बच्चा दूध पीता है उस समय में, तो ये सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन मालती के जीवन में तो उल्टा ही हो गया था। अब सोचो कि इसके पति डॉक्टर थे, फिर भी ये हाल था। तो हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि जब लेखक घुसे थे तो लग रहा था कि सन्नाटा छाया हुआ है, उसको थोड़ा सा भी खुशी नहीं हुआ उसको देख करके मेरे घर में कोई आया है, ऐसा भी नहीं था कि उसको भगा रही थी, लेकिन मतलब एक सिंपल सी जैसे होता है फॉर्मेलिटी निभाई, बस ऐसा ही, कुछ नहीं। आगे बढ़ते हम लोग, तो ये लिख देना, हो जाएगा ना। मालती घर का वातावरण आपको कैसा लगा, ठीक है, शांत एकदम लगता था, काला बादल मंडरा रहा है। लेखक भी सोच रहा था आराम से, जब लेटा बिछावन पर ना, तो छत की ओर देख करके यही सोच रहा था, एक लड़की जो चुलबुली थी बचपन में, और आज देखो उसके साथ क्या हो रहा है ना, चुपचाप अपने काम में मगन है, ना कुछ बोलती है, ना हंसती है, ना मुस्कुराती है, ये हाल हो गया।
लेखक अज्ञेय और मालती के संबंध का परिचय पाठ के आधार पर दे। तो लेखक और मालती के बीच क्या संबंध था? तो बचपन में दोनों साथ साथ स्कूल जाते थे, तो भाई बहन ही होंगे, ठीक है। तो मालती के भाई बहन के रिश्ते से दूर की बहन लगती थी, या दूर के भाई बोल सकते हैं। दोनों सखीवत मित्रवत रहे थे। यार सखीवत मित्रवत क्या होता है? अब बगल का चचेरा भाई कोई ये साथ जाते हो स्कूल, तो या उसको सखीवत ही बोल सकते हैं, दोस्त के तरह एक साथ खेले कूदे थे। बचपन में तो बहुत चुलबुली थी, लेकिन पढ़ती थी 10 पन्ना फाड़ 20 पन्ना फाड़ के फेंक देती थी, ऐसा भी होता था। स्वेच्छा और स्वच्छंदता के साथ रहे। स्वेच्छा का मतलब क्या होता है? खुशी से, ऐसे कभी भाई के रूप में तो कभी किस चीज के रूप में? दोस्त के रूप में। कभी बड़े छोटेपन के बंधन में कभी नहीं बंधे। होगा उम्र में 1 आध साल का अंतर, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो बड़ा है तो भैया या छोटा है तो ऐसा कुछ, ठीक है। एक दोस्ताना व्यवहार रहा। तो इसके बारे में हम लोग लिख सकते हैं कि लेखक अज्ञेय जी, और लेखक कौन थे? अज्ञेय थे ना, और मालती के बीच संबंध कैसा था, ठीक है। गैंग्रीन एक बीमारी थी, है ना। गैंग्रीन क्या है? यानी क्या होता था? पहाड़ी पर रहने वाले लोगों के पैरों में जब कांटा चुभ जाते थे, तो जब पैर से कांटा नहीं निकालते थे तो वो क्या हो जाता था? पैर में जख्म हो जाता था और वहां सड़ जाता था, है ना, उसको काटना पड़ता था। तो कांटा चुभने से होने वाले घाव को हम लोग क्या बोलते हैं? गैंग्रीन बोलते हैं, ठीक है। भगत सिंह की मृत्यु को सुंदर कहा। भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा, बताओ। तो भगत सिंह के बारे में यदि बताए, वे आत्महत्या को कायरता कहते। तो कभी भी ऐसे भी किसी को आत्महत्या नहीं करना चाहिए। गुस्सा में हम भी सोचते हैं ऐसा कर लें, लेकिन फिर सोचते हैं तो फिर मेरा जन्म तो बेकार हो गया, इतना मेहनत की सारा बेकार हो जाएगा। इसलिए इन चीज के बारे में तो कभी भी किसी को नहीं सोचना चाहिए, ठीक ना। यदि तुमको कोई परेशान करता है, दुख देता है, कष्ट देता है, तो उससे लड़ो भूखे शेर की तरह, भूखे शेर की तरह, उसको छोड़ना नहीं है। अबे तेरे से किसी से कम थोड़ो ना है। तो ये चीजें काहे कि जब जीवन मिला है तो इसका फायदा उठाएंगे, चाहे लड़के झगड़ के, चाहे जो हो, हासिल करना है तो करना है। एक लेख एक पत्र शीर्षक पाठ से स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह द्वारा रचित है। तो भगत सिंह के बारे में कहानी तो पता ही है। जब उसके पिताजी शादी लगवा रहे थे तो उन्होंने बोला कि मेरी शादी तो हो गई है, किससे? वो भी देश के लिए। अब अपने एक लड़की के लिए अपना जीवन बर्बाद नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो सोचो, इनका एक अलग सोच था। सरदार भगत सिंह भारत के स्वतंत्रता सेनानी थे, यानी कि एक तरह से क्रांति में भाग लिए थे, और देश के बदले उसको फांसी भी मिला था। तो देश के लिए यदि लड़ा और उसके बदले उसको फांसी मिला, तो इसको यह बहुत ही सुंदर कहा था, ठीक है। सुंदर कहने का मतलब क्या हो गया? जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्ति के अपने भाग्य को भुला देना चाहिए, है कि नहीं। देश को जब अपने क्या कहते हैं, तो वही न हुआ था, अपने भाग्य के बारे में नहीं सोचना चाहिए। यदि हमसे 100 आदमी को, यदि मान चलो हम कष्ट में है, लेकिन यदि हम कष्ट में बाकी सारे खुश है, तो उस चीज को करना चाहिए। स्वार्थी नहीं बनना चाहिए, सब स्वार्थी तो बनता ही है। तो ऐसा ही भगत सिंह मानते थे कि उनकी मृत्यु देश के स्वतंत्रता के लिए उचित है, लेकिन हाँ, आत्महत्या तो कायरता है, ये नहीं करनी चाहिए। अब अगला क्वेश्चन है कि भगत सिंह रूसी साहित्य को इतना महत्वपूर्ण क्यों मानते थे? रूसी साहित्य भी पढ़ते थे। अंतोव चेखव के बारे में पढ़ी होगी, हिंदी में लास्ट में 3 प्रतिपूर्ति है, ठीक है ना। इसका लेक्चर भी हम बनाए। वे एक क्रांतिकारी से क्या अपेक्षाएं रखते हैं? तो रूसी साहित्य में पाई जाने वाली वास्तविकता। तो देखो, कोई भी किताब है, कोई भी कहानी है, कुछ भी हम लिखते हैं, यदि उसमें वास्तविकता होती है तो लोग उसको इंटरेस्ट से लेकर के पढ़ते हैं। यदि झूठी कहानी लिखी हुई रहती है ना, 1 पेज 2 पेज पढ़ोगे तो इंटरेस्ट घट जाएगा। बना बनाया कहानी, सच्चाई होनी चाहिए, कुछ उसमें दर्द होना चाहिए, कुछ तो वास्तविकता से लेना देना हो। तो रूसी साहित्य जो था, जैसे हमारे यहाँ हिंदी साहित्य होता है, उसी तरह से रूस का साहित्य होगा वहाँ के लैंग्वेज में, उसको भगत सिंह पढ़ते थे। क्यों पढ़ते थे? क्योंकि उसमें वास्तविकता से जुड़ी हुई बातें थी, ठीक है। लेकिन भारतीय साहित्य में वास्तविकता कम, जैसे कि देख लो, यानी कि एक्स्ट्रा चीज ज्यादा जोर दिया गया, तो वो चीजें हो जाए। रूसी कहानियों में विपत्ति सहन करने का उल्लेख है, और ये भी सच्चाई बात है ना। देखो, कोई भी आदमी लिखता है ना, तो जो चीज अच्छा करता है ना, उस चीज के बारे में खूब लिखता है। जो जिसमें खामी है, खामी को बहुत कम दर्शाता है, ताकि सोचता है कहीं मेरा साहित्य का, मेरा कहानी का, निबंध का, लेखन का कहीं वेटेज महत्व ना घट जाए यदि हम अपना कमी बता देंगे तो। लेकिन जब हम लिख रहे हैं तो प्रस्तुत करेंगे ना, किसी इंसान में कमी नहीं होता, हर चीज से लोगों को अवगत होना चाहिए। तो भारतीय साहित्य में ऐसा नहीं मिलता था, लेकिन वहां पर क्या था? विपत्तियों को सहन करने के बारे में चर्चा किया गया था। कहाँ के साहित्य में? रूसी साहित्य में।
इसी कारण से रूसी साहित्य सहृदयता हो उठा, उसमें दर्द की हरी टीस मिलती है, उनकी साहित्य ऊंचा हो उठता है। बात तो सही है, जिसमें थोड़ा सा भावना हो, जैसे कि देख लो खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी, तो कुछ ना कुछ जुड़ाव लगता है सामने में सही में झांसी की रानी लड़ रही थी, तो कविता में ऐसा ताकत है कि शरीर में क्या करता है, ऊर्जा पैदा कर देता है, तो वैसा होना चाहिए। लेकिन हर चीज में हो ना, तो रूसी साहित्य में ये चीजें मिलता था, है ना। तो क्रांतिकारी क्या होता है, क्रांतिकारी किसको बोलते हैं, जो संघर्ष करता है ना, जो विपत्तियों पर विजय पाता है, चिंताओं को चिंतन से दूर करता है, सोच समझ करके दुखों और कष्टों को हरता है। क्रांतिकारी उस विस्फोट के केंद्र में होना चाहता है, जिस चित्रे कर दे XYZ, जो भी सोचो इसके बारे में। क्रांतिकारी का मतलब जो देश के लिए लड़ा, ये हो गया क्रांतिकारी। तुम भी बन सकती हो, यदि कोई चीज गलत हो रहा है तो हम उसका खिलाफ कर सकते हैं, उसके बारे में बोल सकते हैं, तो आराम से अपनी बातों को रख सकते हैं। तो यही तो क्रांतिकारी है, जो संघर्ष करता है, जो विपत्तियों पर विजय पाता है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। भगत सिंह ने अपनी फांसी के लिए किस समय की इच्छा व्यक्त की थी, ऐसा समय उन्होंने क्यों चुना था? भगत सिंह ने क्या कहा था, क्रांति सतत कार्य करने में, प्रयत्नों से, कष्ट सहने और बलिदान करने से होती है। क्रांति का मतलब क्या हो गया, सतत कार्य करो देश के लिए। जैसे कि आज ही पढ़े हम क्या बोलते हैं इसको, पारा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मरकरी को और क्या बोलते हैं, कुछ और बोलते हैं, कौन सा नाम, क्विक सिल्वर। ठीक है, क्विक सिल्वर मरकरी को बोला जाता है, इनऑर्गेनिक में पढ़ना है। क्विक सिल्वर थे कौन, चंद्रशेखर आजाद। ठीक है ना, बहुत ही खतरनाक व्यक्ति था, सारा कांड यही रास्ता था, काकोरी कांड से लेकर के बम फेंकने वाला से लेकर के A to Z प्लानिंग इसी का रहता था। अब पकड़ में कभी नहीं आता था पुलिस का, तब ना खुद को गोली मारा था, अंग्रेज की गोली से वह मरने वाला नहीं था, अपने आप को मार लिया जब देखा चारों तरफ से अंग्रेज घेर लिया था। तो भगत सिंह ने क्या बोला था कि जो है क्रांति का मतलब क्या होता है, लगातार काम करो, है ना, लगातार प्रयास करो, लगातार कष्ट को सहो, बलिदान करने से ही क्या होगा, तुम्हारा क्रांति सफल होगा। ठीक है, और क्या बोले कि हृदय में अमिट छाप छोड़ने के लिए फांसी की सजा चुनते हैं। तो उन्होंने क्यों चुना फांसी की सजा? ठीक है, उसको माफ भी कर दिया जाता, चाहते गांधी नेहरू ये सब तो, लेकिन ये क्यों नहीं चाहे, सोचे कि यदि मेरी मृत्यु हो जाती है फांसी के कारण, तो एक आदमी के मरने से पूरे देश में जो खून यानी कि उबाल आ जाएगा, लोगों में गुस्सा आएगा, लोग क्रांति के लिए आगे बढ़ेगा, है ना। तो ऐसा हो सकता था, तो इसलिए इन्होंने ये समय चुना था, क्योंकि उस समय आंदोलन का समय था, यानी 2829 में मिला इसको फांसी, 29 या 31 में। तो उस समय में तो हम लोग डांडी यात्रा भी निकाले थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन था। तो ये चाहते थे कि यदि इनको फांसी मिलेगा तो लोगों के अंदर क्या आएगा, क्रांति करने का जज्बा जगेगा, है ना, जिज्ञासा जगेगा। अंग्रेज नीले किसानों पर अत्याचार करते थे। ये नीले किसान क्या है, तो हम लोग चले जाते हैं चंपारण बेतिया 1917। महात्मा गांधी को रामचंद्र शुक्ल भीती हड़वा गांव के रहने वाले व्यक्ति आमंत्रित किए थे, और उसी गांव में एक पुंडलिक नाम के शिक्षक थे जो आए थे, स्कूल खोले थे। उसके बारे में हम लोगों ने देखा था, वो एक बहादुर शिक्षक थे, यानी कि वहां पर इसलिए स्कूल खोले थे ताकि लोगों को निर्भीक निडर बनाया जा सके। ठीक है, स्पेशली वही काम था। उसके कहानी में हम लोग देखे भी थे कि एक अंग्रेज आया था उससे मिलने के लिए, तो जब इसको बुलाने कोई आया तो इन्होंने क्या कहा, उसको हमसे काम है तो उसको मेरे पास आना चाहिए, मुझे उससे कोई काम नहीं है। इसको देख करके कहीं ना कहीं उसको लगा कि इसमें कुछ ना कुछ तो दम है। तो ये चीजें, तो नील की खेती में क्या था कि वहां पर जो था ना चंपारण में नील की खेती करने का कंडीशन था 3 कठिया प्रणाली, यानी 20 कट्ठा में 3 कट्ठा, यानी 1 बीघा में 20 कट्ठा होता है। ठीक है, तो 20 कट्ठा में 3 कट्ठा खेत में तुमको नील का खेती करना होगा। तो ये कंडीशन लगा दिया अंग्रेज सरकार। और नील की खेती करने से मिट्टी का जो होता है ना फर्टिलाइजेशन यानी कैपेसिटी होता है, फर्टिलाइजर कैपेसिटी होता है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, तो वो प्रॉब्लम था। तो 2 प्रॉब्लम के कारण क्या हो गया, किसान परेशान था। तीसरा प्रॉब्लम ये था कि जो नील का खेती में फसल होता था उस फसल को कम रेट पर खरीदता था जानबूझ करके। यदि वो नहीं खरीदेगा तो किसान किसको देता, किसी को नहीं देता। तो तीन जगह घाटा था इसको। और इसके कारण इन्होंने क्या किया था, आंदोलन किया। किसके मदद से, तो गांधी जी के मदद से, गांधी जी के नेतृत्व में। ठीक है, तो यहाँ तक हमको कहानी समझ में आ गया। ठीक ना, इसको लिख देना आराम से। गंगा पर पुल बनाने में अंग्रेजों ने दिलचस्पी क्यों नहीं ली, तो अंग्रेज बहुत समझदार था। ठीक है ना, पुल यदि बना देता तो लोग आर पार हो जाते, आंदोलन में और मतलब एकजुटता बढ़ जाती। तो उस एकजुटता को नहीं बढ़ने देना चाहते थे वे। चंपारण में नीले गोरे किसानों का शोषण अन्य अत्याचार करते थे। दक्षिण बिहार में बागी, हाँ ये बात तो सही था। दक्षिण बिहार की बात यदि करें, देखो उधर बिरसा मुंडा का नाम सुनी होगी, कुंवर सिंह का नाम सुनी होगी। गंगा के नीचे है, गंगा के ऊपर में था कौन सा, चंपारण। तो चंपारण में तो पूरा अत्याचार कर रहा था अंग्रेज।
उधर इधर सब खतरनाक था लड़ने वाला, सब सोचा पुल बनाएंगे तो ये सब वहां पहुंच जाएगा। समझ में आ गया ना, पटना इधर आरा जिला, आरा भोजपुर नीचे ही है ना, तो ये सब जगह से लोग वहां पहुंच जाते, तो इसीलिए वे लोग पुल नहीं बनाना चाह रहे थे। ठीक है, और नीचे तो पटना कॉलेज भी था ना, उसमें तो सारे नेता सब तो वहीं थे, तो वो लोग भी आंदोलन करता, कुछ ना कुछ कर ही देता है। पटना यूनिवर्सिटी से तो बहुत पुराना है ना, 1917 में ही स्थापना हुआ है, सोचो 1917। आगे वो सदा नीरा पाठ आपके समक्ष कैसे प्रश्न खड़ा करता है, पिछला क्वेश्चन हो जाएगा ना, गंगा पर पुल क्यों नहीं बनाना चाह रहे थे अंग्रेज। ओ सदा नीरा पाठ आपके समक्ष में कैसे प्रश्न खड़ा करता है। ओ सदा नीरा, तो सदा का मतलब होता है हमेशा, नीरा का मतलब होता है पानी, तो सदा नीरा यानी हमेशा पानी बहने वाला। तो उत्तर में चले जाए, उत्तर बिहार में तो कौन कौन सा नदी है भैया, पहला है घाघरा, उसके बाद है गंडक, उसके बाद है बूढ़ी गंडक। कौन कौन है, घाघरा, जिसको घाघरा को ही सरयू बोलते हैं, सरयू को ही काली, कौन सा पता नहीं, काली गंगा या कुछ बोलते हैं। ठीक है, काली बोलते हैं, काली नदी, सरयू काली, उसी सरयू जो रामचंद्र जी जिसके अयोध्या उसी सरयू नदी किनारे बसा हुआ है ना, वो वाला वही है घाघरा। तो घाघरा है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, उसके बाद कोसी है, उसके बाद जो है कमला है, बलान है, महानंदा है, बागमती है, ये सब नदी है। ठीक ना, सही कैसे कैसे बताया, घाघरा, उसके बाद है गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, फिर है कोसी, उसके बगल में दो कमला और बलान, दोनों नदी कोसी में ही आके मिलती है। उसके बाद है महानंदा, ये उत्तर बिहार का नदी है। ठीक है, और यह नदी उत्तर बिहार में किधर से आता है, नेपाल के तरफ से। नेपाल में हिमालय है, हिमालय में तो वो बर्फ वाला है, यानी जिसको ग्लेशियर बोलते हैं। ग्लेशियर तो हमेशा पिघलते रहता है, इसीलिए हमारी नदियों में हमेशा पानी रहता है। तो ये चीजें था। तो ओ सदा निरा पाठ आपके समक्ष क्या प्रश्न खड़ा करता है, तो हम लोग इस चैप्टर में पढ़े थे कि जो है पेड़ पौधा के काटने के कारण वहां पर बाढ़ बहुत ज्यादा आता है। तो यहाँ पर क्या था, यह पाठ हमें यह सिखाता है कि पेड़ पौधा का वृक्षारोपण करना चाहिए। कहने का मतलब सीधी सी बात है, पेड़ पौधा लगाना चाहिए, है ना। वृक्ष के कटने का यह विरोध करता है यह पाठ। क्यों? क्योंकि वो जो ओ सदा निरा थी, पहले तो बहुत खूबसूरत थी, बहती थी, वहां जो हरियाली था, जंगल था चारों तरफ, लेकिन जंगल के कटने से आज वहां बाढ़ आता है, लोग हाहाकार होते हैं, प्रत्येक साल लोग, बहुत सारे लोगों का घर डूब जाता है, कंक्रीट बढ़ते जा रहे हैं, पेड़ कम होते जा रहे हैं, यही तो हो रहा है ना। चले जाओ पूर्णिया, पहले कहाँ मधुबनी के पास था घर, अब देखो कहाँ बनभाग तक बन गया है, पूरा दुकान उकान मार्केट, पता चलेगा कल तक बनमनखी तक बन जाएगा, 2 4 10 साल 20 साल में पूरा भर जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये क्या हो रहा है, पेड़ कट रहा है, कंक्रीट बढ़ते जा रहे हैं, मकान बढ़ते जा रहा है, तो नदियां तो विलाप करेगी, रोएगी ना, क्योंकि बगल वाला जो मिट्टी होता है वो तो बहा के लेके चली जाएगी, तो कटाव जारी रहेगा, विनाश लीला भी जारी रहेगा। और लोग भी प्रदूषण फैलाते हैं, कहाँ, नदियों में, पूजा पाठ ये वो बहुत सारी बातें तो हम लोग करते ही हैं। अब हम लोग भविष्य की नहीं ना सोचते, वर्तमान की सोचते हैं। कितने लोग कहते हैं कि वर्तमान की सोचो, भविष्य तो अपने बन जाएगा। हमको दोनों प्लानिंग करना होगा ना। अब हम कह रहे हैं हम अभी खूब पढ़ रहे, मेरा कोई पता ही नहीं हम करेंगे क्या पढ़ के, तो दोनों चीज सोचना पड़ेगा हमको, है ना। पास्ट मत सोचो, कोई बात नहीं, पास्ट भी सोचेंगे तो हमको ये भी पता रहेगा कि पीछे कौन कौन सा मुश्किल फेस किए हैं। तो आदमी का कहने का तरीका है, तो हमको फ्यूचर भी देखना होगा, हम किस प्लानिंग को लेकर के चलना है आगे। तो ये समझ में आ गया। तो लोगों को क्या कह रहा था क्वेश्चन कि ओ सदा निरा पाठ आपके समक्ष कैसा प्रश्न करता है। प्रश्न यही बेचारा कह रहा है चैप्टर कि भाई साहब आप लोग पेड़ पौधा लगाइए, प्रकृति का विनाश हो रहा है, जिसके कारण आप ही को नुकसान होगा। आपको नुकसान नहीं हुआ तो आपके अगले पीढ़ी को होगा, उसके अगले पीढ़ी को होगा, कहीं ना कहीं इफेक्ट पहुंचाएगा। तो ये चीजें। अब आया 56 नंबर क्वेश्चन, चौड़ और मन किसे कहते हैं, इसके बारे में बताए थे। चौड़ जो होता था, दोनों तो है गड्ढा, गड्ढा यानी पोखर, उथला, जैसे कि नदी में जब पानी कम हो जाता है तो कहीं ज्यादा गड्ढा है, कहीं कम गड्ढा है, जहां कम गड्ढा है उसको चौड़ बोलते हैं, जहां ज्यादा गड्ढा है उसको मन बोलते हैं। ठीक है, तो कैसे बने भाई, तो होता क्या है कि नदी में तो जब पानी रहता है तो पानी बहता है, तो नदी का पानी जो कहीं का मिट्टी ज्यादा लेकर के चला जाता है, कहीं का कम, और जब गर्मी का महीना आता है तो क्या होता है, पानी सूख जाता है। पानी जब सूखता है तो वो जो छोटा मोटा गड्ढा रहता है नदी किनारे, उसमें पानी जमा हुआ रह जाता है, उसी में जिसमें ज्यादा गड्ढा है उसको मन बोलते हैं, जिसमें कम गड्ढा है उथला पानी है। उथला मतलब जिसका जमीन जो कम गड्ढा हो तो उसको हम लोग चौड़ बोलते हैं। तो कहानी यही खत्म हो गई, अपनी भाषा में एकदम चकाचक लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग आगे बढ़ते हैं।
तो यहाँ पर हो गया सिपाही के घर की स्थिति मानव के घर से भिन्न नहीं होता है, कैसे स्पष्ट करें। तो सबसे पहली बात देख लो, कोई भी सेना होता है ना, वो अपने देश के लिए लड़ता है, सब गरीब घर से ही होता है, चाहे वो भारत का सिपाही हो, चाहे वो जापान का सिपाही हो, चाहे कहीं का भी हो, ठीक है। तो सिपाही का घर भी दारिद्र साम्राज्य छाया हुआ है, पैसे के लिए मानक युद्ध पे जाता है, पैसे के लिए सिपाही भी गया होगा। तो वही बात तो हम बोले, जापान का भी सैनिक पैसा कमाने के लिए सेना में नौकरी किया होगा। अब मानक जो था, जो इंडिया का था, वो भी जिसकी माँ का नाम विष्णु, बहन का नाम मुन्नी, पड़ोसी का नाम कुंती, याद हो ही गया होगा, है ना। मानक की माँ का नाम विष्णु, बहन का नाम मुन्नी और पड़ोसी का नाम कुंती, ठीक है। जो कभी हालचाल पूछ लेती थी कि भाई आपकी बेटी का शादी कब कीजिएगा, तो बोलती थी। तो ये सब चीजें, तो यहाँ पर देख लिया कि दोनों का घर का स्थिति वही होगा, दोनों पैसे के लिए ही काम करता है। सिपाही की माँ बेटे के इंतजार में पागल हो गई, ठीक है, वह पागल हो गई थी, वो सपना में देख रही थी ये सब चीजें और पगला गई। और उसके बाद क्या हो गया, मानक की माँ इंतजार में व्यग्र थी, सिपाही के घर बच्चा होने वाला है, सिपाही के मर जाने के बाद उसकी औरत आत्महत्या कर लेगी, यानी कि मानक का शादी भी हो चुका था, वो उसकी पत्नी गर्भवती थी। यदि उसको पता चल गया होता कि मानक उसकी मर गई, मतलब मानक मर गया, तो फिर उसका कौन देखभाल करेगा। अभी देखो जो लड़ाई जो हुआ वहां पर जम्मू कश्मीर में, तो रोज ना एक आदमी मर ही जाता है। एक लड़की थी, तुरंत 1 महीना शादी नहीं हुआ था, और उसका क्या हाल होगा सोचो। हाँ, एक का तुरंत बच्चे जन्म लिया था 7 दिन पहले, उसका पति मर गया। तो ये सब चीजें होते रहता है ना। तो मानक की मृत्यु के बाद नेता उसके बाद जाकर के भाषण दे रहा कि मुझे बहुत दुख है, खेद है, किसी भी नेता का बेटा कभी आर्मी में जाता नहीं होगा, क्योंकि सब जानता है। तो ये चीजें, तो अब मानक की मृत्यु के बाद उसकी बहन की शादी के करे कौन लाएगा, ये सब भी बातें थी। तो कहने का मतलब क्या है कि हमको यहाँ पूछ रहा था, सिपाही के घर की स्थिति मानक के घर की स्थिति से भिन्न था क्या? यदि भिन्न नहीं था, नहीं होता है, तो कैसे नहीं है? क्योंकि दोनों गरीब घर से ही होगा, दोनों अपने देश के लिए लड़ रहा है, दोनों के घर में पति पत्नी बाल बच्चे होंगे, दोनों की माताएं होंगी, दोनों की बहनें होंगी, सब अपने अपने घर के लिए 2 पैसे का जुगाड़ कर रहा है ना। वही हाल मानक के यहाँ भी था। माँ इसकी पत्नी गर्भवती थी, यदि नहीं आता तो उसकी पत्नी रो रो करके बिलख जाती। इसकी माँ पागल हो चुकी थी, इसका इंतजार करते करते, रोज पत्र का इंतजार करती थी। तो कहानी खत्म, तुम इसको लिख सकते हो आसानी से। इसलिए हम कह सकते हैं सिपाही का घर और मानक का घर में कोई अंतर नहीं था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रगीत के किस रूप को, प्रगीत को आप किस रूप में आप परिभाषित कीजिएगा। ठीक है, इसके बारे में आपकी क्या, इसके बारे में क्या धारणा प्रचलित है? सुख दुख की आवेशमयी अवस्था विशेष गिने चुने शब्दों में स्वर साधना के उपयुक्त अभिव्यक्ति देना ही गीत और प्रगीत कहलाता है। सिंपल सा बात है कि यदि सुख दुख यानी जीवन से जुड़ी हुई घटनाओं को यदि गीत के माध्यम से हम प्रस्तुत कर दें तो उसको क्या बोलेंगे? हम प्रगीत बोलेंगे। ठीक है, समझ गए बात? अपने दिनचर्या को, अपने सुख दुख की बातों को यदि गीत के माध्यम से हम लोग प्रस्तुत करें तो वह क्या कहलाएगा? प्रगीत कहलाएगा। ये आत्मपरक प्रगीत यथार्थ को प्रतिध्वनित करता है। तो यथार्थ का मतलब होता है सच्चाई। सच्चाई, सही बात है। यदि सुख दुख को बताएंगे किसी को यदि गीत के माध्यम से, लोगों को सुनने में अच्छा लगेगा, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में सुख दुख जो है मिलता जुलता ही होता है। सबके जीवन में समान संघर्ष ही है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में संघर्ष ना हो, चाहे वो करोड़पति हो, चाहे वो बेचारा गरीब हो। तो ये चीजें कविता में प्रगीतात्मक समित हुई है, तो इसमें प्रगीतात्मक आयाम विकसित हुए। प्रगीतात्मक आयाम वही हो कवि समाज के विरुद्ध खड़ा होता है। तो बात तो सही है ना। ये सब चीजें कब होती है, कब लगता है कि कविता या गीत के माध्यम से निकलता है? जब अंदर दुख भरा होता है, किसी चीज के कोई खिलाफ हो जाता है, जब उसके साथ बीतता है ना, वह व्यक्ति जब उसको लिखेगा ना तो उसमें थोड़ा दम ज्यादा होता है। यदि हम सिर्फ देख करके लिख रहे हैं, मेरे प्रति नहीं बीता हो, तो हम उसको अच्छे तरीके से नहीं लिख सकते। तो यही चीज है। तो प्रगीत को आप किस रूप में परिभाषित करेंगे? कर दिए। ठीक है, इसके बारे में क्या क्या प्रचलित धारणा है? प्रचलित धारणा यही है, यदि लेखक के जीवन से ये सारी घटनाएं बीती हुई है, वो अनुभव किया हुआ है खुद से, तो उस चीजों को अच्छे तरीके से वह प्रस्तुत कर सकता है। तो ये चीज बोल सकते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, हिंदी कविता के इतिहास के बारे में प्रगीतों का क्या स्थान है? उदाहरण स्पष्ट करें। सबसे पहले हिंदी में प्रबंध काव्य को श्रेष्ठ माना जाता है। प्रबंध काव्य का मतलब क्या होगा? कविता लिखे, फिर उसको एडजस्ट किए, कहाँ सही सुटेबल लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो वो चीजें, आजकल का कविता पढ़ो, पढ़ने में उतना मजा नहीं आएगा। पुराना कविता पढ़ो थोड़ा सा, और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहता है। जैसे सुभद्रा कुमारी चौहान का पढ़ो तुम, उसका भी कविता बहुत सुंदर होता है। तो ये सब चीजें, क्योंकि प्रबंध काव्य होता है ना। और इसमें क्या है कि हिंदी में प्रबंध काव्य को श्रेष्ठ और गीति काव्य को द्वितीय स्थान दिया गया है। प्रबंध काव्य को फर्स्ट पोजीशन, दूसरा पोजीशन किसको? गीति काव्य को, जिसको हम गा सकते हैं। ठीक है,
जैसे कि जन गण मन अधिनायक जय हो भारत भाग्य विधाता, ये वाला चीज कितनी बड़ी विडंबना है कि जिस साहित्य में काव्योत्कर्ष के मापदंड प्रबंध काव्यों के आधार पर बने हो और इसमें जो है स्वीकार किया गया हो प्रगीतों का मुक्तकों को की क्रांतिकारी भूमिका अदा की है। हाँ, ये भी बात सही है। देखो प्रबंध काव्य तभी क्या होता था ना कि जरूरी नहीं है कि जितने भी क्रांतिकारी थे वो जाकर के खुद लड़ाई कर रहे थे अंग्रेजों से, नहीं, वो लोग साहित्य के माध्यम से भी अपनी बातों को प्रस्तुत कर रहे थे। ठीक, जैसे कि झांसी की रानी वाला जो कविता है वो कोई इधर का तो है नहीं, पहले का ही है। क्यों लिखा गया होगा? 1857 की कहानी को लिख दिया वो कविता के माध्यम से, ताकि लोग पढ़े तो लोग के अंदर एनर्जी आए और वह भी सोचे कि हम भी देश के लिए कुछ करें। तो ये चीजें, तो इसमें हम लोग ये बता सकते हैं, पहले तो बता दिए कि प्रगीत का स्थान क्या है, पहला पोजीशन प्रगीत का है, दूसरा गीति काव्य का है। उसके बाद क्या बताया कि क्यों लिखता था प्रगीत काव्य, क्यों रचना करता था लोग, प्रबंध काव्य क्यों बनाता था, क्योंकि लोगों के अंदर क्रांति के लिए जो है क्या हो सके, ऊर्जावान बन सके, उत्साह आ सके, जिज्ञासा हो। तो ये सब चीजें, जैसे कि देख लो कुछ कविता है भक्तिकालीन कविता भी, जैसे विद्यापति, तुलसी, सूर, मीरा, नानक, रैदास, ये सब क्या है भक्तिकालीन कविता। कृष्ण जी के बारे में लिखा है, राम जी के बारे में लिखा है, सब तो यह भक्ति काल का है ना। स्वर्ण काव्य बोलते हैं, बहुत ही खूबसूरत कविता। अब जैसे सूरदास ये कृष्ण जी के बारे में ऐसे वर्णन कर रहा है, हे प्रभु उठिए सुबह हो गया है, छोटा सा बच्चा है उसको उठाने का प्रयास करने लगता है। मतलब इस तरह से वो कल्पना कर रहे हैं कि उसके सामने कृष्ण जी लेटे हुए हैं और उसको प्यार से जगा रहे हैं। तो ये सब चीजें होता है। ठीक, जैसे तुलसीदास का देख लो, अभी पढ़ना है पद 2 में, कैसे जो है वह जो है राम भगवान का भक्ति करते हैं, लेकिन सीता जी के सामने याचना करते हैं। चूंकि सीता जी जो है राम भगवान की पत्नी और पत्नी का बात कोई टालता नहीं है, तो बहुत दिमाग लगा करके भक्ति कर रहे हैं और खुद को भिखारी बताते, खुद को गरीब बताते, खुद को दास बताते। तो ये सब चीजें हैं। तो ये भक्ति काल का कहानी हो गया। स्वतंत्रता संग्राम के समय की कविता, जैसे मैथिली शरण गुप्त की कविता, वो भी सम्माननीय है। अभी अभी सुभद्रा कुमारी चौहान बता दो, नागार्जुन बता दो, और कोई बता दो, एक आध को 2 3 4 होगा, है ना, तो बहुत सारे हैं। तो मैथिली शरण गुप्त याद ही रहेगा, ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान याद ही रहेगा। तो ये सब है कब का, स्वतंत्रता संग्राम के समय का। ठीक है, हिंदी कविता जैसे कि एक और था, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, बड़ी बावली हूँ बड़ी मस्त मौला, यानी कि हमको जैसा कि लगता है एक बचपन का जो है ना उमंग जो होता है, उस चीज को वहां प्रस्तुत किया है, भले वो हवा के बारे में बताया है, तो ऐसा कुछ। तो ये चीज भी बोल सकते हैं। हिंदी कविता के इतिहास के बारे में प्रगीतों का स्थान उदाहरण के साथ बता देना। आधुनिक हिंदी कविता की क्या विशेषता है, आलोचकों ने क्या बताई है, क्या विशेषताएं आलोचकों ने बताई है। तो आधुनिक हिंदी कविता की यदि बात करें, आजकल की जो कविताएं होती है, यदि तुम पढ़ोगे किसी भी क्लास का, तो उतना मजा नहीं आने वाला है। क्यों? क्योंकि होता क्या है ना, ये जो आजकल के लेखक बनते हैं, ये कहीं ना कहीं अनुभव नहीं करते हैं। ठीक है, अब राहुल गांधी जैसा व्यक्ति वह दिखाता है कि हम गरीब के यहाँ जाकर के मकई का रोटी खा के आए, गरीब को समझने लगे हैं। जिस व्यक्ति को कभी मिट्टी नहीं लगा होगा, बचपन से कभी नीचे नहीं खेला होगा जमीन पे, उसको क्या पता कि गरीब कैसे महसूस करता है, कैसे रहता है, कैसे उस पर बीतता है ना। एक एक चीज सोचना पड़ता है। उतना तो दूर का बात छोड़ दो, मेरा अभी टट्टी नहीं लगा है घर का दीवार ऐसे आर पार दिखता है। तो ये सिचुएशन है। तो उन लोगों को क्या पता कैसा चल रहा है। नहीं, हमारे घर में आते हैं एक बहुत बड़े ऑफिसर और बोलते हैं कि तू टट्टी नहीं लगाता है, घर में दीवार नहीं लगाता है, क्या करता है? अब उसके पास करोड़ों का खेल होता है, मेरे पास तो 1000 का खेल है, तो उसी हिसाब से ना काम करेंगे। तो ये चीजें, तो विडंबना यही है। तो आजकल के जो आधुनिक युग के लेखक हैं, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग सिर्फ देखते हैं, देखे यहाँ देखे वहां देखे, और देख करके सोचते हैं हम उसको अपनी मतलब कला को जो है उतार दे हम, है ना। तो ये चीजें, अब जैसे आजकल का लोग शायरी जो सीखता है, 10 जगह देखा रहे इस तरह से बनाएंगे तो मजेदार होगा, ऐसा करके, ठीक, अंदर से नहीं निकलता। जैसे एक था इधर कुछ दिन पहले मरे हैं, एक बहुत सुंदर शायरी करते थे या फिर कॉमेडियन थे, तो होना चाहिए कैसा, अंदर से निकले, है ना। अब जैसे कपिल का देख लो, कपिल जो है जैसे कि करता है, लेकिन बहुत कुछ बातें जो है कुछ उल्टा पुल्टा भी कर देता है, भले लोग हंस देता है उस टाइम में, लेकिन कुछ चीजें सही नहीं है। क्योंकि देखो बच्चों पर भी इफेक्ट पड़ता है, तुम्हारे शो को हर कोई देखता है, हर चीज को जब मजाक में ही बना दोगे तो फिर तो इफेक्ट तो गलत पड़ेगा ही ना। भले लोग दांत निकाल दिया तभी हंसने के लिए, तो ये चीज होता है। हर वहां तो हटा। हिंदी की आधुनिक कविता की क्या विशेषताएं आलोचक ने बताई है। तो इन्होंने बताया है कि प्रगतिशील और सामाजिक हो गई है, सही बात है। ये क्या हो गया, जैसे मुक्तिबोध, नागार्जुन, ये सब क्या है, हिंदी कविता के श्रेष्ठ कवि हैं। आधुनिक हिंदी कविता के अरुण कमल, त्रिलोचन, नागार्जुन, मुक्तिबोध। लेकिन इस पर किसका दबाव है? समाज का अत्यधिक
दबाव, है ना, समाज की बातों को भी इनको प्रस्तुत करना होता है, ठीक। और दूसरी चीज क्या होता है, खास करके आजकल के आधुनिक हिंदी के जो लेखक होते हैं ये जमीनी यानी हकीकत रूप से ये वहां से जुड़े हुए नहीं होते हैं ना, ये अपने अनुभवों को या फिर देखते जो दृश्य वाला चीज होता है उनको देख करके फिर उनको लिखने का प्रयास करते हैं। तो ये सब हो गया। आलोचक किसको, ये आलोचक है, आलोचक समझती है जो उस चीज का विरोध करता है। जो बताया मुक्ति बोध, नागार्जुन, त्रिलोचन, अरुण कमल, ये हिंदी कविता के श्रेष्ठ कवि है, लेकिन अभी जो वर्तमान समय में हिंदी कविता है उसका ये आलोचक है, ठीक है। यानी कि आजकल का तरीका इनको पसंद नहीं है, लेकिन श्रेष्ठतम कवि ये लोग हैं। अगर विद्यालय में लेखक के साथ कैसी घटना घटती है तो ये देख लो, हमारे ख्याल से लगता है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की कहानी है। विद्यालय में लेखक के छोटी जाति होने के कारण प्रतिदिन अपमान सहना पड़ता था, है ना। हमारे स्कूल में भी है, कुछ लड़का पे टीचर रोज उसे झाड़ू लगाओ, ये करो वो करो, दिखने में थोड़ा अच्छा नहीं है, प्लस जो है लगता है कि अजीब टाइप का, तो उस तरह से तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो लेखक के साथ ऐसा होता था, झाड़ू लगवाना हो गया, बाथरूम साफ करवाना हो गया, और ये सब काम हेडमास्टर की डांट रोज सुननी पड़ती थी, आंख से आंसू बहने लगते थे। स्कूल के कमरे, खिड़की, दरवाजे मास्टरों और लड़कों की आंखों छिप छिप कर तमाशा देख रही होती थी। सही बात, जब इसको पिटाई लगता था सारा बच्चा से इसी को देख रहा था टुकुर टुकुर। तो लेखक का रोम रोम यातना से गहरी खाई में लगातार गिर रहा था। तो कुल मिलाकर के यही कहा जाता है कि यदि किसी बच्चे को तुम टॉर्चर करोगे तो कहीं ना कहीं उसका भी आत्मसम्मान है ना, इतना न टूट जाए, इतना न टूट जाए कि बेचारा का जिंदगी ही बर्बाद हो जाए, है कि नहीं। हमारे विद्यालय में, ठीक ना, मेरा विद्यालय कौन सा नहीं बताएंगे, कौन सा टीचर है नहीं बताएंगे। यदि छोटा बच्चा होता है, मान के चलो 5 क्लास में पढ़ता है, यदि उसको 20 का टेबल नहीं आता है तो टीचर उसको 10 करची खींच देता है, बोलता है 5 में पढ़ते हो तुमको 20 का टेबल नहीं आता है ना। लेकिन पहले भाई आप तो सिखाओ, तो पहले उसको पहले 2 का सिखाओ, 3 का सिखाओ, सिखाते जाओ 20 तक, तब तुम पूछो, तब बोलेगा नहीं आता है, तब हम पीट सकते हैं। तो ये चीजें होनी चाहिए। तो कहने का मतलब क्या हो गया, लेखक के साथ भी यही व्यवहार हो रहा था। नहीं, जो बच्चा दिखने में काला है, मुंह अच्छा नहीं है, चलो साफ करो, झाड़ू दो, कचरा उठाओ। और जो बच्चा सुंदर है, सबके साथ में एक रंग होना चाहिए। जो बच्चा भाई सुंदर है, अच्छा बाबू पानी ला एक गिलास, ओहो, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। सबके साथ व्यवहार समान होना। बच्चे तो बच्चे होते हैं ना, उसको यदि उतना समझदारी होता नहीं तो बचपन से उसको क्या हो जाएगा, उस पर दबाव होता जाएगा और बच्चा और खराब हो जाएगा। अच्छा बच्चा भी खराब होता है। घर पहुंचने से पर लेखक को देख उसकी माँ क्यों रो पड़ती है। समस्या थी बैल की खाल कौन उतारे, क्या थी समस्या, थी बैल की खाल कौन उतारे। ये भी कहानी है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का ही। इसकी माँ चाहती थी कि इसका बेटा पढ़े। इसका चाचा एक क्या था, शराबी था। अचानक हुआ क्या, किसी का बैल मर गया, चूंकि चमार जात से थे तो बैल का खाल छीलने जाना होता था। तो अब तो नहीं जाता है वो लोग, अब तो जाओ किसी को भाड़ा पे लाओ, गाड़ी पे बोझो, खुद से फेंकवा दो कहीं। तो इसको लेकर के चला गया उसके चाचा जी, ठीक है। तो चाचा जी के साथ गया, उधर से क्या किया उसका चाचा जी, शराब पिया हुआ था, खाल छील करके इसके माथे पे रख दिया। तो उस खाल का जो ब्लड होता है वो सब चूड़ रहा था इसके चेहरा पे। इसकी माँ देखी तो इसकी माँ का हृदय जो है डोल गया। बहुत ही तकलीफ हुआ कि जिस बच्चे को हम इतना आगे बढ़ाना चाहते हैं वो उसका हाल देख लो क्या हो गया, है ना। तो ये चीजें, उसके बाद उसकी माँ रोने लगी, इसके माँ के आंखों से आंसू बहने लगा, है ना। और उसके बाद क्या हो गया, अब यहाँ तक तो समझ में आ गया, है ना। गठरी बना दी, गठरी चाचा ने ढोई, कोई दूर लेखक को ढोनी पड़ी। गठरी के वजन से लेखक के वजन से ज्यादा था। अब सोचो खाल का वजन इतना था कि लेखक के भी वजन से ज्यादा होगा, लेखक तो बच्चे थे उस समय में। तो ये चीजें थी, ठीक है। जैसे तैसे वह घर पहुंचा, लेखक को देख करके उसकी माँ तो रोने लगी, है ना। सिर से पांव तक गंदगी से भरा हुआ था और खून के धब्बे साफ साफ दिखाई दे रहे थे। जो माँ उस बच्चे को पढ़ाना चाहती है, लेकिन उसका उसका बाप या उसका चाचा जी अनपढ़ होने के कारण उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, बच्चा पढ़े ना पढ़े उससे क्या लेना देना है, कोई लेना देना है नहीं है। अभी ये देख लो, पापा है तालाब में निकल जाते हैं तो कोई बच्चा खेल रहा है तो पकड़ते रहे, पढ़ता कहीं नहीं, क्या घूम रहा है। अब बाकी देख लो, नहीं है 6 महीना से कौन क्या करता है, किसी को कोई मतलब नहीं है, बस खाली 10 जगह बैठ के गप मारो। तो ऐसा चीज होता है। तो घर पहुंचने पर लेखक को देखकर उसकी माँ क्यों रोती है, समझ में आ गया। लेखक की भाभी क्या कहती है, उसके कथन का महत्व बताइए। जब लेखक पैसे के लिए बैल का खाल उठेल कर लौटा तो उसका पैर जवाब दे रहा, चूंकि बच्चा था और उस खाल का वजन जो था लेखक के वजन से भी ज्यादा था तो थक गया होगा, कपड़े गंदे हो गए थे, खून के धब्बे दिखाई दे रहे थे। माँ तो रोने लगी।
बड़ी भाभी ने उस रोज माँ से कहा, इनसे ये सब मत कराओ, भूखे रह जाएंगे, लेकिन गंदगी में इसको मत घसीटो, बच्चे को पढ़ाओ। जैसे हम जब पढ़ा रहे थे ना, हमारे यहाँ एक डोम जाति का था, ठीक है, जैसा कि हमारे समाज में बनाया जाता है जाति, तो हमको बोलना पड़ता है जाति, लेकिन डोम का एक बच्चा था, आई उसकी मम्मी हमको बोली, सर आप 500 रुपया महीना लेते हैं, हम भी देने के लिए तैयार है ना, हमारा बच्चा को पढ़ाना है, हम अपना सुअर बेच दिए हैं। तो सोचो कि हम बहुत खुश हुए उस चीज को सुन करके, ठीक ना। तो ये चीजें होनी चाहिए। तो अब देखो उसकी भाभी जो थी वो क्या बोली कि ये सब मत करवाओ, इससे अच्छा नहीं लगता है ना, इसको इस गंदगी में मत घसीटो। भाभी के ये शब्द आज भी लेखक के लिए अंधेरे की रोशनी बनकर चमकते हैं, है ना। हो जाता है ना, छोटी सी बात से आदमी का जिंदगी बदल जाता है। अब जैसे कि एक ही वर्ड के लिए, अब जैसे हम थे 10th में आया 75%, तो सोचा क्या कि चलो नंबर तो अच्छा आया है, भागलपुर भेज देते हैं या पटना। लोग सब बोलने लगा, ठीक। चचा बोले क्या कि अरे पूर्णिया ही रह जाएगा, ठीक, क्योंकि तबीयत खराब रहता है, और तो अब बगल में रहेगा तो देख रेख करते रहेंगे। तब हम लास्ट में बोले कि देखिए तबीयत खराब तो रहेगा ही, यहाँ रहे कि वहाँ रहे, मरना होगा तो मर ही जाएंगे, जब भी मरना होगा कोई रोक नहीं सकता है। तो इससे अच्छा जब पढ़ना है तो जो भी होगा देखा जाएगा, हमको पटना भेजिए। पटना चले गए, ठीक। पैसा यहाँ भी उतना ही लग रहा था, 5000, वहाँ भी उतने लगा। गए वहाँ पे, एकदम सबसे जो बढ़िया मास्टर था उसके यहाँ पकड़े। छुटका था, छुटका यहाँ रह रहा था, यहाँ पर तो बहुत आतंक फैला रहा था। तो जब वह जो है क्या कहते हैं यहाँ बदमाशी करने लगा, तो घर यहाँ से बोला गया कि भाई इसको भी लेके जाइए, उतने पैसा में काम चल जाएगा, रहेगा कम से कम, और क्या। लेके गए तो देखो उसका ही भविष्य बदल गया, नहीं तो अभी डकैत रहता है यहाँ पे। तो क्या हो गया, सही समय पे यदि डिसीजन हो जाता है ना, थोड़ा सा भी प्रयास करने से, तो वो क्या हो जाता है, तो कुछ ना कुछ बहुत कुछ हो जाता है। जैसे तुम बोली कि उसके मम्मी पापा उसको किताब खरीद के नहीं देते हैं, हाँ, अभी किताब उसके यहाँ कल पहुंच गया मेरा, तो बोली कि पढ़ लेंगे, मोबाइल का व्यवस्था भी की है, ठीक, लेकिन भाई बात से छूने नहीं देता है। बोली कि यदि बोलेंगे ना ज़्यादा तो मम्मी हमें पे गुस्साने लगती है। तो हमको मतलब लेक्चर जैसे मैथ के लिए, मैथ में सारा बना रहे हैं वीडियो, इसीलिए किसी को दिया है, ऐसे बगल में गोठोलर चचा है कि कौन है, तो इसी घर में तो सब छोटका सब गेम खेलते रहता है। तो ये सब चीज़ें, तो लेखक की भाभी क्या बोली कि इनसे ये काम ना कराओ, भूखे रह लेंगे, लेकिन इसको इस गंदगी से बचाना है, ठीक है। ये घिनौनी जिंदगी बेकार है, ठीक ना। आगे बढ़ने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए, बच्चों को शिक्षित करना है। और ये लेखक को हमेशा के लिए याद था, इस बात को लेकर के वो याद भी रखता था। अब कैसे नहीं रखेगा बच्चा याद, जिसके लिए हम हमेशा खड़े हैं, वो भी उसके आगे बढ़ने के लिए, तो फिर क्यों नहीं याद रखेगा। किसी का फायदा उठाने के लिए खड़े रहो तो उसको तकलीफ होगा, यदि उसके भलाई के लिए करो तो उसको तो खुशी होगी ना। कभी ऐसा तुम महसूस होगा तब ना तुम्हारा हम फायदा उठाना चाह रहे हैं, महसूस तो हो जाएगा ना, 2 दिन 4 दिन 10 दिन में तो हो ही जाता है। तो ये चीजें, तो लेखक को ये चीजें हमेशा याद थी, उसकी भाभी उसके लिए खड़ी थी। डायरी क्या लिखा जाना मुश्किल क्यों है, डायरी का लिखा जाना क्यों मुश्किल है। तो डायरी लेखन एक आसान काम है, ठीक है, लेकिन उसमें सत्य की यही तो सबसे बड़ा कठिन काम है। डायरी तो सब लिखते हैं, लेकिन उसमें सही बात को लिखना बहुत ही मुश्किल काम है, उसके लिए हिम्मत की जरूरत होती है ना। यदि हम अपने पिताजी के पास अपनी बातों को रखते हैं तो उसके लिए पहले से अंदर से स्ट्रांग होना होगा। यदि अगला क्वेश्चन किया तो हम उसका जवाब क्या देंगे। जवाब का मतलब ये नहीं कि किसी को गाली देना है, लेकिन सही बात को रखने की अंदर से क्षमता होनी चाहिए। तो वही चीज है ना। तो डायरी का लिखा जाना मुश्किल क्यों है, क्योंकि लिखा जाना आसान है, लेकिन उसमें सत्य बातों को लिखना थोड़ा मुश्किल है। व्यक्ति अपने बारे में, परिवार के बारे में और समाज के यथार्थ की अभिव्यक्ति नहीं करना चाहता है, सच्चाई से तो अवगत ही नहीं कराना चाहता है। कोई भी व्यक्ति अपनी कमी को नहीं बताना चाहता है ना, कमी को नहीं बताना चाहता है, ठीक है। जैसे कि आज का उदाहरण ले लो, मेरी दादी बोलती है कि कुछ था, उसको जो है ना फेंकना था कुछ चीज को, तो बोली क्या कि इसको उठा के फेंकने दो, हमको तो ताकतें नहीं है, ठीक। अब 2 दिन पहले जो 15 ठो बोरा जो है सीमेंट वाला, उसको धो धो करके सरफ ले करके रगड़ रगड़ के सुखाई है, तो वहां कहाँ ताकत आ गया। या तो बोलो कि साफ ताकत नहीं है, तो ये चीजें सही बात नहीं है। उस चीज को नहीं दर्शाओगे तुम, अरे हम तो काम किए, मेरे अंदर एनर्जी की कमी नहीं है, अभी कह रहे एनर्जी नहीं है, तो ये चीजें गलत है। तो सही बातों को रखना नहीं चाहता है, चाहे वो समाज के बारे में, चाहे अपने बारे में हो, चाहे वो जो भी सच्चाई हो, तभी डायरी लेखन कठिन हो जाता है। लेखक अब लिखेंगे भाई मेरा तो लाइफ ऐसे था, हम कॉलेज में पढ़ते थे, खूब मस्ती करते थे, कुछ भी लिख देंगे, तो वो बातें सही नहीं है। सच्चाई से अवगत कराना बहुत ही जरूरी है। और कुछ लोग तो जानबूझ करके झूठ बोलते हैं, जब कोई बड़ा IAS ऑफिसर बन जाता है तब
बहुत कुछ, अरे ऐसे कष्ट किए, ऐसे किए कष्ट। देखो कष्ट तो सबके जीवन में है ना, लेकिन उसको यदि सही तरीका से अमल किए तो हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रश्न यही पूछ रहा था, डायरी का लिखा जाना क्यों मुश्किल है, बता देना। सच्चाई से, समाज की सच्चाई से, परिवार की सच्चाई से, खुद के सच्चाई से यदि को लिखना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, हम नहीं लिखना चाहते हैं ना, अपनी कमियों को नहीं उजागर करना चाहते हैं, इसलिए मुश्किल हो जाता है। धरती का क्षण से आपका क्या आशय है? यहाँ धरती का क्षण का तात्पर्य यह है कि यथार्थ घटना जो धरती पर घट रही है, क्या चीज, जो सच्चाई धरती पर घट रही है, नए नए अनुभव इस धरती पर मनुष्य के होते रहते हैं। सही बात है, नया नया अनुभव होता है। बचपन में यहाँ रहते थे, जहाँ भी पूर्णिया रहते थे, तो वहां पर था जैसे तैसे चल रहा था। कभी तो सोचो कि 10 बार बोलते थे कॉपी लाने तो लाया जाता था, सिचुएशन बहुत खराब था, दयनीय था। धीरे धीरे वहां तक कोई समझ नहीं था, बाहर गए, बाहर रहने लगे, धीरे धीरे लोगों को परखने लगे। इंजीनियरिंग कॉलेज में जब चले गए तब थोड़ा सा बुद्धि खुला, कौन क्या सोचता है क्या नहीं सोचता है, अब जाकर के और क्लियर हो गया है ना। इंसान कौन कहां तक किस हद तक जा सकता है, तो कब होता है, तो मनुष्य के जीवन में क्षण क्षण भर में क्या होता है, सारे परिवर्तन होते रहता है और उससे हमें सीखने को मिलता है कि नहीं, सीखने को मिलता है। ठीक, 2 आदमी हैं तो वहां पर दोनों को उसी हिसाब से चलना होगा ना, एक सिद्धांत को लेकर चलना होता है। लेकिन यहाँ पर हमें, क्योंकि यहाँ क्या होता है, अपने अनुभवों को पकड़कर, इस धरती के क्षण को पकड़कर रचना कर अपनी रचना को समृद्ध करता है। यानी कोई भी लेखक है, कोई निबंधकार है या फिर कोई कविता लिखता है, वह क्या करता है, इसी क्षण भर में होने वाले जो परिवर्तन है उससे अपनी बातों को पकड़ पकड़ करके अपने साहित्य में, अपने रचना में क्या करता है, डालता है और उसको समृद्ध बनाता है, सुंदर बनाता है, खूबसूरत बनाता है। तो ये चीजें हो गई। अब प्रश्न नंबर 66 में क्या कह रहा है कि रचे हुए यथार्थ और भोगे हुए यथार्थ में क्या संबंध है? तो बहुत ही आसान है। रचे हुए यथार्थ और भोगे हुए यथार्थ की बात करें तो जब हम वो क्लास 1 में थे, 1 to 10, 10 से लेकर के 12th, ठीक है, 12th तक ये सब मेरा क्या था, रचा हुआ नहीं था बल्कि भोगा हुआ था। मतलब कि क्या भोगा हुआ था, ये बात बताते हैं। हमको पैसा मिलता था, हम पढ़ते थे, जैसे तैसे अपना काम करते थे, चाहे वस्त्र से लेकर, वो क्या हो गया मेरे लिए, भोगा हुआ। ठीक है, रचा हुआ क्या हो गया, 1 से लेकर के 10th तक जो हम संस्कृत पढ़े और 10वां में संस्कृत का एग्जाम दिए, हमको 85 नंबर आया। ठीक है, तो वो क्या हो गया, वो अनुभव के आधार पर वो मेरा क्या हो गया, रचा हुआ हो गया है ना। अभी जो बोल रहे हैं, अभी जो मेरे पास क्षमता है बोलने का, ये क्या हो गया, मेरा रचा हुआ खुद का हो गया। लेकिन भोगा हुआ क्या हो गया, माता पिता के सहयोग से जहां तक हम आगे बढ़े वो मेरे लिए क्या हो गया, भोगा हुआ हो गया। तो अंतर यही हो गया है ना। तो दोनों अलग है। तो रचे हुए यथार्थ और भोगे हुए यथार्थ। भोगे हुए यथार्थ का मतलब जो दिया गया होता है, जो दूसरे से हमें मिलता है, रचना यानी खुद से जो रचते हैं। ठीक है, तो अंतर समझ में आ गया, आसानी से तुम लोग लिख दोगे। लेखक के अनुसार सुरक्षा कहां पर है, वह डायरी को किस रूप में देखना चाहता है। सुरक्षा डायरी में भी नहीं है, वहां सिर्फ पलायन है। सुरक्षा कहीं भी हो सकती है। तो बाहर सूरज की रोशनी, अंधेरे में नहीं, अंधेरा में सिर्फ छिपा जा सकता है एक एक पल में दुख दुखी के साथ। सुरक्षा चुनौती झेलने में ही है, लड़ने में, पिसने में, खटने में, बचाने में नहीं, अपने आप को सेने में नहीं। तो सच्चाई तो निकल गई कि लेखक के अनुसार सुरक्षा कहाँ पर है। सुरक्षा ऐसे नहीं है कि बेटा तुम घर में रहो, बेटा को एकदम बढ़िया से रख रहे हैं, 4-4 बॉडीगार्ड बना करके रखे हुए, तो उसमें सुरक्षा नहीं है। अच्छे एकदम सुंदर खूबसूरत मजबूत महल में रहने, तो उसमें भी सुरक्षा नहीं है। खुद को संघर्षशील बनाना होगा, खुद को मेहनत करना होगा ना। मेहनत कस वाला जो चैप्टर पढ़े थे, लोहे के समान मजबूत होना चाहिए, हमें मेहनती होना चाहिए, हमें आगे बढ़ने के लिए संघर्ष करना चाहिए, तब जाकर के हमारी सुरक्षा हो पाएगी। जैसे अब मेरे लिए देख लो, मेरे कंडीशन में यदि हम अकेले भी रह गए तो अभी हम अपना केयर खुद से कर सकते हैं, क्योंकि अंदर से इतना मजबूत है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। थोड़ा सा दुख होता है, ऐसा नहीं कि दुख नहीं होता, इंसान है तो होगा ही होगा, लेकिन इतना भी कमजोर नहीं हो जाएंगे कि खुद को खत्म करें या फिर ऐसा कोई डिसीजन ले, तो मजबूत हो गए। यही यदि सब दिन जो है पेरेंट्स के भरोसे रहते, सब दिन वही मेरा केयर करते, तो हम क्या रहते, अंदर से कमजोर रहते, हमेशा उनके भरोसे रहते, अपनी बातों को नहीं रख पाते। हम बोलते हैं ना हमेशा कि यदि हम इतने नहीं होते जानकार तो आज मेरे पास भी 4-5 बच्चे होते। ठीक है ना, और होता ही ना, ये कंडीशन था, क्योंकि हम अपनी बातों को नहीं रख पाते, क्योंकि ये समाज जो है ना सिर्फ और सिर्फ दबाने का काम करता है। इसलिए सारे बच्चे को यही करना चाहिए, जितना भी स्टूडेंट है जी जान लगा के पढ़ना चाहिए, अपना फ्यूचर बनाना चाहिए। ठीक, खुद मजबूत हो गए तब भी दूसरे का मदद कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, नहीं तो तुमको हर जगह दबाया जाएगा। ठीक, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद, खत्म हो गया कहानी।